मेटेरियल कॉस्टिंग में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मेटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू हम लोगों ने कवर किया, और उस दिन हम लोगों ने इनपुट आउटपुट रेशियो जो होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो भी किया, ठीक है। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग मैम। होमवर्क হয়েছে? হ্যালো বিশাল, হোমওয়ার্ক হয়েছে? দুটো হয়েছে। দুটো হয়েছে, मैक्सिमम হয়নি। अच्छा ठीक है, तो देखो मैंने जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया था वो मेनली था तुम लोगों का कुछ ईओक्यू बेस्ड था, ठीक है, और कुछ मटेरियल का परचेज प्राइस क्या होगा वो डिफाइन करना था हम लोगों को। तो देखो जो मेथड हम लोगों ने नहीं किया, दैट इज ईओक्यू का टैबुलर मेथड हम लोग आज सीखेंगे, और मटेरियल का प्राइस क्या होगा वो हम लोग सीखेंगे। जैसे मटेरियल परचेज करके लाने पे अगर हमारा कैरेज लगता है या फिर कंटेनर पे ला रहे हैं उसका एक्सपेंस है, टैक्स है, ये सब ऐड करके मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, उसके ऊपर एक टॉपिक रहता है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। और ज्योति का ईओक्यू के बाद नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज्योति आज फिर से डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तभी पूछो, हाँ, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग का हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया, 4 मैंने नहीं किया था क्योंकि उसमें सेफ्टी स्टॉक था, शायद 4 में ही था क्या सेफ्टी स्टॉक? हाँ, 4 में सेफ्टी स्टॉक था। 5 ये हो गया था, 6 हो गया था, 7 हम लोगों ने उस दिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कंप्लीट किया था। और क्वेश्चन नंबर 8 शायद नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क था। यस हाँ मैम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या तुम लोग का हुआ है? नहीं हुआ था? 8 तो है नहीं। 8 तो इजी था, देखो प्रिया का हुआ 8, प्रिया का मैक्सिमम हुआ है। प्रिया ने मुझे एक दो बार दिखाया भी है करके, हो रहा है प्रिया का सम्स, मैंने देखा है मटेरियल का। अच्छा, इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, देखो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, देखो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तुम लोग बताओ मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 4000। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है और एवरेज स्टॉक लेवल कितना है, बताओ। क्वेश्चन तो तुम लोग के पास भी है, मुझे बताओ कितना है। ठीक है, देखो मैंने जो लिखा समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा एवरेज स्टॉक लेवल है। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी ईओक्यू, ठीक है। तो तुम लोग बता सकते हो, मैंने तो फॉर्मूला बताया था एवरेज स्टॉक लेवल का, एक बताया था मैंने मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, और एक ऑल्टरनेट क्या बताया था वो बताओ मुझे। एवरेज स्टॉक लेवल का मैंने एक फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉपी में पेज पलटो और मुझे बताओ क्या था, बताओ। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ आरओक्यू। ओपनिंग स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, या फिर ईओ क्यू, एक ही बात है, ये तो मैंने बहुत बार बताया, याद रखो। एवरेज स्टॉक लेवल 9000, ओपनिंग स्टॉक लेवल सॉरी, ये ओपनिंग बताया था क्या मैंने? हाँ, ये मिनिमम था ना? यस मैम। ये मिनिमम, अच्छा सॉरी, ये मिनिमम होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो 4000 प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू यानी 9000 हो गया, ये तो कुछ टफ था ही नहीं। 4000 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4500 हो रहा है शायद, देखो कितना हो रहा है, 8500 यूनिट, 8500 यूनिट। नाइन थाउजेंड और 4000 था,
मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल 9000। अच्छा सॉरी, मैंने आरओ क्यू में पुट कर दिया। अरे तुम कुछ नहीं बता रहे, मैंने गलती से यहाँ पर आरओ क्यू में लिख दिया उससे। अरे ये आरओ क्यू ऐसे ही रहेगा, इसका ही तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 9000 तो ये वाला है, तो 9000 माइनस 4000, ठीक है, 9000 माइनस 4000 तो कितना हो रहा है 5000 इक्वल टू हाफ आर ओ क्यू। तो देयरफॉर आर ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,000 यूनिट। देखो समझ में आया, देखो समझ में आया है दीदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ठीक ही था, मैं कुछ टफ नहीं था। थोड़ा तुम लोग को फॉर्मूला जितना भी है सारा दिमाग में रखना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी है। देखो, कंपनी इज डिसाइडिंग ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर 2 प्रोडक्ट A and B, the following is relevant information। तो क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बताया कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि EOQ में 2 प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। तो हम लोग को EOQ कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B का। तो EOQ कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग मुझे, EOQ तो हो जाना चाहिए। EOQ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले AC कैलकुलेट देख लेंगे, एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन 2000 और 1280, 2000 1280 एनुअल कंजम्पशन। उसके बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम OC लिख रहे हैं, ठीक है, 1200 1400। कैरिंग कॉस्ट 480 560, ठीक है, ये सब रुपीज है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है EOQ। तो EOQ क्या हो जाएगा 2AC OC, और 2AC कितना है 2000, OC कितना है 1200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 480। बताओ कितना होगा, इसको भी लिखते हैं तब। 100 बैग, ठीक है। तो 2 इंटू AC 1280 इंटू 1400 डिवाइडेड बाय 560, ये कितना होगा 80 बैग्स, ठीक है। तो EOQ में अगर ऑर्डर करना है, EOQ मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को इक्वल करना है, चीपेस्ट ऑर्डर करना है, तो फिर 100 और 80 करके हम लोगों को ऑर्डर करना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग का आंसर आ गया। सेकंड पूछा है कि फॉर द EOQ व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो देखो, एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालना है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसलिए मैंने फर्स्ट दिन जब फॉर्मूला को समझाया था पूरा लिख के, उसका मेरा एक ही रीजन था ताकि तुम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ये सब कैलकुलेट कर पाओ। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कितना बार ऑर्डर कर रहे हैं और एक एक ऑर्डर पे कॉस्ट कितना है, एक एक ऑर्डर पे कितना है 1200 1400, कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा तुम लोग मुझे बताओ। जिन लोग का हो गया है ठीक है, नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ कितना नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा ना, कितना बार ऑर्डर करेंगे। 5 बार करोगे तो अगर मान लो डिलीवरी चार्जेस लग रहा है 15 रुपए करके, तो 5 इंटू 15 75। उसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फर्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा प्रोडक्ट ए का, एक बार में 100 बैग ऑर्डर करोगे, टोटल डिमांड है 2000 का, तो कितना बार ऑर्डर करोगे 20। तो बस 2000 डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 1200। ये तो यहाँ से एक बार ये डेटा दिख जाए, बाकी तो ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर बताओ कितना होगा, टोटल डिमांड है 128 और एट ए टाइम 80 बैग्स का हम लोग ऑर्डर करेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा 16। तो 24,000 ये हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 24,000, और ये हो जाएगा 6 हो रहा है ना, तो 6 इंटू 1400, तो ये हो जाएगा 8,000 16 हो रहा है, तो 16 इंटू 1400, तो 22,400 ऑर्डरिंग कॉस्ट।
अब कैरिंग कॉस्ट का क्या होता है, मैंने बताया था हाफ इंटू हाफ एवरेज के लिए होता है ईओक्यू। कैरी किसको करना है, कैरी उसी अमाउंट ऑफ गुड्स को करना है जितना हम लोग वन टाइम ऑर्डर करेंगे। एक बार में 100 बैग्स हम लोगों को कैरी करना है और एक बैग कैरी करने का एक्सपेंस है 480। ये देखो ना, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट ही तो रहता है, तो 480 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट एक साल के लिए, तो 100 यूनिट का कितना होगा। तो यहाँ पर यूनिट नहीं, नंबर ऑफ बैग है, तो हाफ इंटू फिर से ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 80 ईओक्यू इंटू कितना हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड है 560 से, तो बताओ कितना होगा कैरिंग कॉस्ट। $24,000। क्या क्लियर है, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम सम्स है, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको। दीदी একটু আরেকবার বলো। কোনটা বলবো বলো, অর্ডারিং কস্ট না ক্যারিং কস্ট না দুটোই বলে দেবো। দুটো একটু বলো। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट। तो अगर हमें पूरे साल भर में 2000 नंबर ऑफ बैग्स चाहिए, हम लोगों को जो भी बैग किस काम में आ रहा है, हम लोग सेल करें या फिर इसका कुछ भी हो, ठीक है, ये जो 2000 नंबर ऑफ बैग्स चाहिए, क्वेश्चन में ये बता के रखा है ना 2000 बैग्स, ठीक है, प्रोडक्ट ए चाहिए 2000 बैग्स, ठीक है, प्रोडक्ट ए चाहिए और हम लोग एक बार में कितना बैग ऑर्डर कर रहे हैं 100। तो अगर ये हमारा एनुअल कंजम्पशन है ना, एसी मतलब एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल में तुम्हें अगर 2000 नंबर ऑफ बैग्स चाहिए और तुम एट ए टाइम 100 बैग ऑर्डर कर रहे हो, तो कितना बार बैग ऑर्डर करोगे, कितना बार बैग ऑर्डर करना पड़ेगा 2000 को कवर करने के लिए। 20। तुम पूरे साल में तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को पूरे साल में सपोज मान लो 2000 नंबर ऑफ कैडबेरीज खाना है सपोज, ठीक है, और एक एक बार में तुम लोग 100 कैडबेरी ऑर्डर कर रहे हो, तो फिर कितना बार ऑर्डर करोगे पूरे साल में 2000 कैडबेरी अपने पास गैदर करने के लिए 20 टाइम्स, और एक बार ऑर्डर करने के लिए खर्चा होता है 1200, तो 20 टाइम्स ऑर्डर करने के लिए कितना हो जाएगा 24,000। यही है, सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है हाफ करना पड़ता है एवरेज, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो तुम लोगों के पास 12 पेन्स है, ठीक है, 12 नंबर ऑफ पेन है और तुम लोग पेन क्या कर रहे हो, पूरे साल भर में एक एक पेन यूज करते हो, या फिर पूरे मंथ में, एक मंथ में एक पेन यूज हो जाता है, फिर उसे फेंक देते हो, फिर दूसरे मंथ में दूसरा पेन निकालते हो, फिर इसे यूज करते हो, लेकिन परचेस कर लियो एट ए टाइम 12 पेन परचेस कर लियो, तो फर्स्ट पेन को एक महीना कैरी करना पड़ा, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेन है उसे 2 मंथ्स कैरी करना पड़ा, फर्स्ट मंथ और फिर सेकेंड मंथ, जब तक वो यूज नहीं हुआ। इस तरह से जो 12th नंबर पेन है उसे तो 12 मंथ तक तुम्हें अपने पास रखना पड़ा कैरी करने के लिए, इसलिए सबका कैरिंग कॉस्ट ना अलग अलग होगा। फर्स्ट पेन जो होगा उसका कैरिंग कॉस्ट कम होगा, सेकेंड वाले का थोड़ा ज्यादा, थर्ड वाले का उससे ज्यादा, फोर्थ वाले का उससे ज्यादा, जो 12th वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, इसीलिए इसका एवरेज करना पड़ता है, क्योंकि सबका अलग अलग कैरिंग कॉस्ट निकालना टफ हो जाता है। एवरेज मतलब 1/2, किसी भी चीज को डिवाइडेड बाय 2 करना है, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर बेसिकली होता है, इसीलिए हाफ। और क्या कैरी करना है हम लोग, जो ऑर्डर करेंगे एट ए टाइम, तो ईओक्यू, ये फॉर्मूला देखो लिखा हुआ भी होगा तुम लोगों के पास, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बस। EOQ है 80 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 560, ये तो 560, ये वाला 480 लगाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है, बताओ सब कोई, क्या समझ में आया है दीदी। अच्छा, क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, और एकदम स्टार्टिंग डे पे मैंने इसीलिए इसका पूरा फॉर्मूला के साथ मैंने बताया था कि किस तरह से ईओक्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मतलब ईओक्यू का फॉर्मूला क्यों आया है, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है गुड्स को कैरी करने का खर्चा, और यहाँ पर कैरी करने का मतलब है अपने पास रखने का, ठीक है, अब स्टोरेज, गोडाउन, ये सब का खर्चा, स्टोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जैसे मान लो ऑर्डर करने के लिए जो भी खर्चा होता है, बिलिंग, मेलिंग, ठीक है, ये सब होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट।
तो अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ ए बी। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 48,000 44,800। एक्चुअली ये दोनों पूछा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 48,000 24 और यहाँ पर 22,400 एंड 22,400 दैट इज 44,800। ये दोनों हो गया हमारा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और लास्ट में पूछा है फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरी पर ईयर फॉर ए एंड बी। तो ये देखो नंबर ऑफ डिलीवरी मतलब ये कितना बार डिलीवरी होगा, मतलब कितना बार तुम्हें वो डिलीवर करने आएगा, नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, कितना बार। तो देखो ये वाला जो है नंबर ऑफ ऑर्डर, जितना बार ऑर्डर करेंगे उतना बार डिलीवरी करने आएगा, तुम जितना बार ऑर्डर करोगे उतना बार ही डिलीवरी करने आएगा, यानी ये नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर अभी तो मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करना है। पूरे साल में मेरा डिमांड है 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 20 और यहाँ पर हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 80, कितना हो रहा है 16। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर 20 एंड नंबर ऑफ ऑर्डर 16, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कितना बार तुम लोग को ऑर्डर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के बोल रहा है कितना बार वो तुम्हारे घर डिलीवरी करने आएगा। डिलीवरी मैन तभी आएगा अगर तुम उसे ऑर्डर करोगे, अगर ऑर्डर नहीं करोगे तो क्यों आएगा। तो तुम अपना नंबर ऑफ ऑर्डर ढूंढो तो तुम्हें डिलीवरी जो है वो पता चल जाएगा कितने बार होगा साल में। तो पूरे साल भर में डिलीवरी होगा 20 एंड 16 टाइम्स, ठीक है। प्रोडक्ट ए के लिए 20 टाइम्स, प्रोडक्ट बी के लिए 60 टाइम्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये टैबुलर मेथड से करेंगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये मुझे करवाना है आज। द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर organization has received an offer of quantity discount on its order of material as under। बोला क्या है देखो, परचेज डिपार्टमेंट जो है मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट होता है, परचेज, सेल, मार्केटिंग, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो परचेज डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास एक ऑफर आया है कि अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में कुछ खरीदेंगे, जैसे कि मान लो तुम अगर कहीं पर जाके 1 किलो कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, सपोज 1 किलो पोटैटो ले रहे हो, ठीक है, अभी पोटैटो बहुत ही महंगा चल रहा है, तो 1 किलो ले रहे हो, 5-10 किलो एक बोरा लोगे, ठीक है, तो वो सस्ता हो जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट हमेशा हर चीज में मिलता है, अगर क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो देखो अगर हम लोग लेस देन 500 टन ऑर्डर करेंगे तो हम लोग का प्राइस आएगा 1400 पर टन। अगर 500 और मोर बट लेस देन 1000 मतलब 500 से लेके अगर 1000 के अंदर ऑर्डर करेंगे तो 1380 रुपीज का मतलब पर टन का वैल्यू आएगा। देखो कम हो गया जैसे ही ज्यादा ऑर्डर किए। फिर 1000 से लेके 2000 और भी कम कर देगा 1360 पर टन। अगर 2000 से लेके 3000 तो 1340 पर टन। फिर 3000 और मोर 3000 या फिर उससे ज्यादा तो 1320 पर टन। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इज 5000 टन। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 5000 टन है और हमारे पास ऑप्शन इतना सारा है कि अगर हम लोग 3000 लेंगे तो इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वैसे तुम लोग क्लोथ्स में भी देख सकते हो, जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हो उसमें डिस्काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर बता दिया है, जैसे डिलीवरी कॉस्ट उतना ही है, डिलीवरी कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, लेकिन परचेज प्राइस में चेंजेस है, डिस्काउंट परचेज प्राइस में चल रहा है। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 एंड एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द परचेज प्राइस। इसका मतलब है स्टॉक को होल्ड करना मतलब कैरी करना। अब कैरिंग कॉस्ट है 20%। अब कैरी कॉस्ट हमेशा किस पे लगता है, परचेज प्राइस पे, और परचेज प्राइस हमारा चेंज होते जा रहा है, वो तुम लोग को ध्यान में रखना है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो परचेज प्राइस पे लगेगा जो कि 20% है। तो कभी 1400 पे 20% होगा, कभी 1380 पे, कभी 1360 पे, कभी 1340 पे, कभी 1320 पे, जब जैसा रहेगा अमाउंट। The purchase department wants to you consider the following purchase options and advise among them which will be the most economical order quantity। परचेज डिपार्टमेंट ये सब बोल रहा है कि मुझे देखो सप्लायर ने ये डेटा दिया है तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, मतलब मुझे कौन सा ऑफर लेना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा, ये जो 1 2 3 4 5 ऑफर है, कौन सा मुझे अवेल करना चाहिए। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर तुम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हो तो तुम लोग को क्या देखना चाहिए, कौन सा ऑर्डर हम लोग को हमेशा करना चाहिए, वो करना चाहिए जो हमारा ईओक्यू होगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चीपेस्ट होगा। जो ऑर्डर जितने क्वांटिटी में करने से हमारा जो एक्सपेंस है वो इकोनॉमिकल होगा। द परचेज क्वांटिटी ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड आर
400 टन, 500 टन, 1000 टन, 2000 एंड 3000 टन। तो परचेस क्वांटिटी ऑप्शन क्या क्या लिया गया है? पहले वाले के लिए 400 लेस देन 500, यानी उन लोगों ने डिसाइड किया 400 से चेक करना है, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000। ठीक है, जब ऐसा दिया हुआ रहता है ना, तो ये देखो सबसे फर्स्ट वाला लेना चाहिए 5000 और मोर बट लेस देन 1000, तो हम लोग 500 लेके सम्स करेंगे जो स्टार्टिंग में रहेगा। मतलब 500 से लेके 1000, तो 500 से ही स्टार्ट करेंगे, 1000, 2000, 3000। अब ये लेस देन 500 जो है, ये 400 इन लोगों ने बता दिया। अगर नहीं बताता है तो हम लोग क्या करेंगे, 500 से कम हम लोग राउंड फिगर में कुछ भी ले सकते हैं, 400, 300, 200, 100। आंसर जो है वो ओवरऑल कमेंट के हिसाब से एज इट इज आएगा, टोटल में चेंजेस होगा। 500 लेंगे तो टोटल में चेंजेस होगा, लेकिन तुम लोगों का जो कमेंट होगा वो आंसर जो है कमेंट का आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। तो इकोनॉमिकल कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, एकदम स्टार्टिंग डे पे मैंने बताया था, प्रोडक्ट नहीं सॉरी रॉ मटेरियल जब खरीदेंगे फॉर प्रोडक्ट, हमारा 3 कॉस्ट जो है वो आ जाएगा। एक होता है परचेज, ठीक है, एक होता है कैरिंग कॉस्ट, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। और रॉ मटेरियल खरीदने का टोटल कॉस्ट ये तीनों मिला के होगा, जिसमें परचेज कॉस्ट मतलब जितना क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं इनटू परचेज प्राइस। नॉर्मल सा बात है, अगर 2 किलो ले रहे हो 5 रुपए करके है तो 10 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट का मतलब जितना हमारा डिमांड है, ठीक है, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितना हमारा डिमांड है, दैट इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, जितना बार जितने क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर करेंगे, जितना हमारा डिमांड है डिवाइडेड बाय जितने क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, ये हमेशा कैरिंग कॉस्ट जो है वो एवरेज करना पड़ता है, तो एवरेज करेंगे इनटू ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग डे पे बताया, यही तुम लोग को फॉलो करना है जहां भी तुम लोगों को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुम लोग को वही वाला ऑर्डर लेना चाहिए ना जिसमें टोटल कॉस्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। तुम लोगों को करना क्या है, ये इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तुम लोग को चेक करना है कि जो सबसे कम खर्चा वाला होगा, टोटल कॉस्ट जिसका सबसे लेस होगा, वही हमें इकोनॉमिक ऑर्डर सप्लाई करेगा। तो फिर हम लोग को उतना अमाउंट का ही हर मतलब पूरे साल के लिए उतने अमाउंट का ही हर महीना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मेट होगा, टेबुलर फॉर्मेट जो है हम लोग टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ऑर्डर साइज, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा कॉलम होगा, तो पहले लिखेंगे ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज जो हम लोग को अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे प्राइस पर टन, प्राइस पर टन। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, यही तो कैलकुलेट करना है हम लोगों को। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। एक काम करते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हटा देते, इस पे परचेज कॉस्ट लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो चलेगा। परचेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ ऑर्डर साइज क्या क्या लेंगे। पहले 500 यहाँ पर बता दिया है, 400, 500, 1000, 2000, 3000। तो 400, 400, 500, 1000, 2000 और 3000। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना कितना ऑर्डर पे कितना कितना प्राइस होगा। 1400, उसके बाद 1380, देन 1360, 1340 ऐसा था, 1360, 1340, 1360, 1340 और 1320। ठीक है, अब बताओ परचेस कॉस्ट कितना होगा। अगर हम लोग 400 टन खरीद रहे हैं 1400 करके, तो परचेस कॉस्ट कितना होगा।
यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन लिख देते हैं जो सबके लिए इक्वल है, दैट इज 5000। यहाँ पर लिख देते हैं 5000, सबके लिए सेम ही है 5000 एनुअल कंजम्पशन। तो मुझे बताओ परचेस कॉस्ट कितना होगा। अरे कोई तो बताओ परचेस कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल परचेस कॉस्ट बताओ। अगर हम लोग 1400 पर टन करके खरीद रहे हैं, हमारा एनुअल कंजम्पशन है ये देखो 5000 टन, यहाँ पर बता दिया है ना 5000 टन, तो तुम्हारा परचेस कॉस्ट कितना होगा। अगर 400 करके भी ऑर्डर करोगे कितना होगा, 5000 करके करोगे, ये 5000 नहीं है, ये 500 होगा। हेलो, बताओ। $5,60,000 5,60,000 क्या নাম হবে, 5000 দরকার না আমার। টোটাল আমার कंजम्पशन কত, টোটাল मेरा कंजम्पशन कितना है 5000 और प्राइस पर टन कितना है 5000 इंटू 1400, मतलब हम तो टोटल परचेस प्राइस कैलकुलेट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा। ये ए लिख देते हैं, ये बी और ये सी, ये डी। डी मतलब हो जाएगा ए इंटू सी, डी मतलब ए इंटू सी। बताओ कितना होगा। टोटल परचेस प्राइस करेंगे ना, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल, कैरिंग कॉस्ट टोटल, तब तो टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट पूरे साल भर का कौन सा कॉस्ट आएगा, पूरे साल भर का ही तो हम लोग चेक कर लेंगे ना, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कौन सा हमारा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट वाला बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो। 69 lakh। बताओ बताओ। 69 lakh। 69 लाख, सही 69 लाख। फिर 5000 ही तो खरीदना है, लेकिन 1360 करके मिलेगा अगर हम लोग ऑफर मतलब ज्यादा क्वांटिटी में 1000 करके हम लोग अगर ऑर्डर करेंगे तो बताओ कितना होगा ये वाला 5000 इंटू 1360, 68 लाख, और 5000 इंटू 1340, 67 लाख, और 5000 इंटू 1320 इंटू 5000, तो कितना हो जाएगा 66 लाख। एक चीज देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 5000 ही तुम लोग को लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जब तुम लोग ऑर्डर सिर्फ 400 करके हर बार करोगे तो वो तुमसे प्राइस ज्यादा ले रहा है। जब तुम 500 करोगे थोड़ा कम, 1000 करोगे और भी कम, 2000 करोगे और भी कम, 3000 करोगे और भी कम, लेकिन तुम्हें लेना तो 5000 ही है। तो तुम्हारा परचेस कॉस्ट क्या होगा, तुम अगर जब ऑर्डर कर रहे हो नंबर ऑफ क्वांटिटी जब बढ़ा दोगे तो तुम्हारा देखो परचेस कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। अब ऑर्डर साइज तो यहाँ दिया हुआ है 400 और एनुअल डिमांड है 5000, तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर 400 करके हर बार ऑर्डर करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, बिकॉज डिमांड इज 5000, 12.5 और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ये देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200, यहाँ पर लिख देते हैं 1200, सारे केस में 1200 है। तो बताओ 12.5 इंटू 1200 कितना होगा, 15,000। हाँ, फिर से नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो तुम लोग, अगर जरूरत है तो तुम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉलम बना लो। अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो उसमें जो मुझे बता रहे हो वही पुट करते जाओ। यहाँ पर अगर जगह नहीं है तो नीचे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर एक हेडिंग करके अपने जरूरत के लिए वो वाला पॉइंट जो है नोट करते जाओ। फिर से बताओ, इतना 5000 एनुअल कंजम्पशन है, हम लोग ऑर्डर साइज है हमारा 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, एट ए टाइम 500 कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल डिमांड है 5000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा 10। तो 10 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 1200, तो 10 इंटू 1200 कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, जो 10 मुझे बता रहे हो वो तुम लोग लिखते जाओ। ठीक है,
फिर देखो 5000 तुम्हारा पूरे साल का डिमांड है और तुम सोच रहे हो कि एक बार में 1000 करके ऑर्डर करोगे, तो कितना बार ऑर्डर करने से 5000 होगा? ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, बस 5 बार ऑर्डर करोगे तभी 5000 होगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200, तो 1200 इंटू 5 6000। फिर से बताओ नेक्स्ट, रेडी हो जाओ नेक्स्ट के लिए। बताओ तुम लोगों को 5000 का डिमांड है और तुम लोग एक बार में बोल रहे हो 2000 करके ऑर्डर करोगे, कितना हो जाएगा? दिख ही तो रहा है ना, 2 बार करोगे तो हाँ 2.5, 2 बार करोगे तो 4000 और आधा करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा तो 2.5 इंटू 1200, तो कितना हो जाएगा? 3000। फिर नेक्स्ट 3000 करके ऑर्डर करोगे तो कितना बार करना पड़ेगा? 1.5 बार, मेरे हिसाब से 1.5 बार हो रहा है क्या? उससे ज्यादा हो रहा है, 1.5 नहीं 1.666 ऐसा करके आ रहा है इंटू 1200, तो कितना आ जाएगा? देखो 1999 पॉइंट इस तरह से आ रहा है, यानी राउंड करके हम लोग लिखेंगे 2000। तो देखो हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? AC बाई OQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन समझोगे तो फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरी किसे करना है? जो ऑर्डर करोगे, कैरी उतना ही करना पड़ेगा जितना बार बार ऑर्डर करोगे। तो देखो कितना ऑर्डर कर रहे हो? 400। अब कैरिंग कॉस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% ऑफ परचेज प्राइस, तो 20% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस लेकिन चेंज होते जा रहा है, तो तुम लोग मुझे एक एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे कैरिंग कॉस्ट? ये देखो तुम लोग यहाँ पर वर्किंग की तरह कर सकते हो। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? EOQ बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सबसे पहले परचेस कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट लगाओगे? 20%। तो पहला परचेस कॉस्ट कितना है? 1400। 1400 का 20% निकालो, कितना होता है? $280। 280, ठीक है। तो 280 हमारा कैरिंग कॉस्ट आ गया। कैरी किसे करना है? प्रोडक्ट को करना है, और प्रोडक्ट को कैरी करने से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। ऐसे तो खरीदने में 1400 लग रहा है 1 टन, लेकिन उसे रखने में 280 का एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो फिर कितना हो जा रहा है हमारा? 280 कैरिंग कॉस्ट हो जा रहा है। अब कैरिंग कॉस्ट जो है वो किसके साथ इंटू होगा? हाफ इंटू EOQ, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज होता है। हाफ इंटू EOQ, ये देखो हाफ इंटू EOQ। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। फिर कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। हाफ EOQ कितना है? 400। ऑर्डर साइज ही हमारा EOQ है, तो हाफ इंटू EOQ इंटू 280। ये देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाफ इंटू EOQ मतलब ऑर्डर साइज 400, EOQ मतलब ऑर्डर साइज, इंटू अब ये पहला वाला आया 280, तो यहाँ पर देखो कितना होगा? हाफ इंटू EOQ इंटू 280। तुम लोग कॉपी में सही तरह से लिख लो ताकि बाद में तुम लोग को समझ में आ जाए। मेरे यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। 56,000। नेक्स्ट वाला सबको ही कैलकुलेट करो, हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं तुम लोग का सही होता है कि नहीं। हाफ इंटू EOQ, EOQ कितना है? 500 इंटू तुम लोग को 20% लगाना है परचेज प्राइस पे। और एक तो बता दे रहे, फिर नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ। 276। बताओ नेक्स्ट वाला कितना होगा? तुम लोग बताओ, हम बाकी तीनों लिख लेंगे। দিদি তারপরেরটা 136000। 136000, हाँ 136000 सही है। 1,36,000। फिर लास्ट से नहीं, सेकंड लास्ट, हाफ इंटू EOQ दैट इज 2000 इंटू 20% करना है। 1340 का 20% करना है, तो 268। एक्चुअली हो क्या रहा है? कैरिंग कॉस्ट 268 है, मुझे 2000 यूनिट कैरी करना है, तो 2000 इंटू 268 करेंगे तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे एवरेज करना है ना, क्योंकि सबका कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सबसे पहले कंजम्पशन हो जाएगा उस पे कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट में कंजम्पशन होगा उसका कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसे एवरेज कर दिया जाता है। तो 3000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1320 इंटू 20%,
तो 264, तो कितना हो रहा है देखो, 264 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 2, 396. हाँ 3,96,000। बस अब तुम लोग को करना क्या है, तीनों कॉस्ट को टोटल करना है। अभी तो मैंने बताया जब भी कुछ परचेज करोगे ये तीनों कॉस्ट को क्या करना है, हम लोग को टोटल करना है। टोटल करो तीनों कॉस्ट को, अपने अपने कॉपी में देख के टोटल करो तीनों कॉस्ट को। टोटल जो सबसे कम होगा वही हमारा ऑर्डर साइज होना चाहिए। पहला टोटल कितना होगा देखो, $69,42,000, 67 lakh, 6971 और ये और 6998। तो बताओ सबसे चीपेस्ट कौन सा है? ये टोटल कॉस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, सबसे चीपेस्ट कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है? ये टोटल बताओ, ये देख के तो बता ही सकते हो सबसे सस्ता कौन सा है। 1000 একটা, ये वाला है ना 6942, 42,000। हाँ चीपेस्ट, ये चीपेस्ट हो रहा है। देखो इतना सारा ऑफर मिला, चीपेस्ट वो हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को वही वाला खरीदना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम लोग फर्स्ट क्लास जो है ना उससे एक बार फिर से सुनो, क्योंकि वीडियो तो सारा दिया हुआ है। तुम लोग अगर चाहो तो फिर से उसे एक बार सुनो, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, क्या कैरिंग कॉस्ट होता है। वैसे मैंने फिर से बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो चीपेस्ट ये हो गया, तो जो चीपेस्ट होगा हम लोग को वही वाला ऑप्शन लेना चाहिए, यानी हम लोग को ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए 1000। हम लोग को ये ऑर्डर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 1320 में मिल रहा है तो इसे ले लो, क्योंकि इसे लेने पे ना क्या बढ़ जा रहा है पता है तुम लोगों को, इसे लेने पे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जा रहे हैं। क्योंकि तुम एक ही बार में 3000 ले रहे हो, तो 2 बार लोगे तो 5000 को ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 2 बार से कम बार ऑर्डर करने, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, तुम्हारा क्वांटिटी ज्यादा है। घर पे अगर ज्यादा चावल दाल चीनी वगैरह लेके रखोगे, मान लो सस्ता में मिल रहा है लेके रख रहे हो, अब लेके रखोगे घर पे उतना सारा, तुम्हारे पास कंटेनर ही नहीं है, अब उस कंटेनर को खरीद के लेके आओगे तो एक्सपेंस तो बढ़ गया ना। वैसे ही है कि अगर तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो तुम ऐसे काम क्यों करोगे, तुम्हें देखना है कि तुम्हारा एक्सपेंस ना बढ़े, ऑर्डरिंग कैरिंग दोनों बराबर रहे। तो हम लोग लिखेंगे एडवाइस टू परचेज डिपार्टमेंट क्या करना है। तो लिखो द एबव टेबल shows that the most economical order size among the given option is 1000 यूनिट टन। अच्छा ये टन है तो हम लोग टन ही लिखेंगे, ठीक है, यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट दिया हुआ है टन। एज एट दिस ऑर्डर size the total cost is minimum. The purchase department should therefore place 5 order of 1000 unit each, क्योंकि 1000 यूनिट करने पे हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर 5 ही आ रहा है, क्योंकि 5000 टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय 1000 तो 5 ऑर्डर। तो मैंने उसी को लैंग्वेज में लिख दिया
कि एडवाइस क्या करना है परचेज डिपार्टमेंट को, यही कि ये एबव जो टेबल शो कर रहा है हम लोगों को, सबसे इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज जो है वो 1000 का है, ठीक है, 1000 टन वाला है। एज क्यों? क्योंकि एज at this order size the total cost is minimum, the purchase department should therefore place 5 order of 1000 units। तो 5 ऑर्डर कर सकता है 1000 यूनिट वाला, जो कि सबसे चीपेस्ट होगा। तो इससे एक बार तुम लोग को पूरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेसिंग कॉस्ट फिर से याद आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड है। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या हुआ है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो के ऊपर था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा गुड्स का परचेज प्राइस के ऊपर। देखो क्या दिया हुआ है, ए फैक्ट्री रिसीव्ड ए कार्टून कंटेनिंग 2 मटेरियल। एक फैक्ट्री में एक कार्टून आया है, ठीक है, जिसमें 2 मटेरियल है, एक एक्स और वाई। द इनवॉइस रिलेटिंग टू द मटेरियल्स डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग डिटेल्स। इनवॉइस मतलब जो बिल बना है वो रिलेटेड टू मटेरियल का है, और उसमें क्या डिटेल्स पता चल रहा है, मटेरियल एक्स 400 किलो है, उन लोगों ने भेजा है एट द रेट ऑफ 10 यानी 4000, वाई 600 एट द रेट ऑफ 15 यानी 9000, टोटल कॉस्ट 13000। सेल्स टैक्स 5%, तो एक बार चेक कर लो 13000 पे ही लगा होगा, 13000 पे 5% 650, ठीक है। और इंश्योरेंस लगा है 130 हमेशा इस पे होगा। इंश्योरेंस हम लोग गुड्स के वैल्यू के ऊपर करते हैं, तो 13000 के ऊपर 1% देखो 130, और फ्रेट जो लगा है 220। तो टोटल बिल जो बना है वो 14000 का बना है, जो कार्टून ओपन करने पे हम लोग को मिला। हैंडलिंग ऑफ दिस मटेरियल इन द फैक्ट्री रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 10 kg। लेकिन फैक्ट्री में आने के बाद, ठीक है, मटेरियल थोड़ा बहुत क्या हो गया, मिस यूज के वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया और मिस्टेक हुआ इन लोगों से, और 10 किलो जो है वो लॉस हो गया। 10 किलो ऑफ मटेरियल एक्स, अच्छा 10 किलो मटेरियल एक्स लॉस हुआ है, 20 किलो मटेरियल वाई लॉस हुआ है। एट व्हाट रेट यू वुड इशू दिस मटेरियल टू द जॉब। अब जैसे ही मटेरियल का क्वांटिटी कम हो गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा बोलो, तुम्हारे पॉकेट से तो इतना पैसा चला ही गया है। सपोज तुम्हारे पॉकेट से 14000 तो चला ही गया है, लेकिन 14000 तुम लोगों ने कितने किलो के लिए खरीदा था, 400 और 600 किलो के लिए तुम लोगों ने 14000 पे किया था। लेकिन जब फैक्ट्री में आने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से 10 किलो एक्स रिड्यूस हो गया और 20 किलो वाई रिड्यूस हो गया। अब हमारा जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑल्सो गिव रिवाइज रेट इन केस ए फर्दर प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी मेड फॉर प्रोबेबल ऑब्सोलेसेंस। फ्यूचर में थोड़ा बहुत और भी अगर इधर उधर हो जाए, क्योंकि कुछ नॉर्मल लॉस तो होता ही है ना, जब मटेरियल हम लोग निकालते हैं रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो नॉर्मल लॉस हो ही जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि 10% अगर वो लोग और भी प्रोविजन करना चाहता है कि इसके बाद भी अगर लॉस हो तो 10% हम लोग पहले से ही प्रोविजन करके रख लेते हैं। तो ये बताना है कि रिवाइज रेट जो है वो हमारा कितना होना चाहिए। और मटेरियल जो हम लोग इशू करेंगे कहाँ पर करेंगे, ये फैक्ट्री में जो हम लोग इशू करेंगे तो उसमें इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, ये पूछा है हम लोगों को क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, हम लोग ये जो लॉस है इसे नॉर्मल मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो अनअवॉइडेबल होता है। तो जो भी हमारा मटेरियल है वो थोड़ा बहुत निकालने में तो थोड़ा बहुत तो लॉस हो गई, जैसे घर पे लाके मान लो आटा डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर ही जाता है, वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोला नहीं है कि फॉर एक्सीडेंट, थेफ्ट या फिर कुछ भी, मतलब डिस्ट्रॉय, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, नेचुरली ही बोल रहा है कि लॉस हो गया है। तो फिर नेचुरली लॉस हुआ है तो इसे हम लोग नेचुरल लॉस मानेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग एजम्पशन ये लेंगे कि ये लॉस जो है नेचुरल है, तो उसे हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर 2 कॉलम कर लेते हैं, एक करते हैं क्वांटिटी और एक करते हैं अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट। तो मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस मटेरियल प्राइस बताओ कितना है,
400 @ 10, ठीक है। तो 400 @ 10 और 600 @ 15, तो ये हो जाएगा 4000 ये रुपीस, और ये हो जाएगा 15 करके दिया हुआ है हम लोगों का 9000, कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स हम लोग ऐड करेंगे। सेल्स टैक्स @ दिया हुआ है 5%, तो बताओ किस पे कितना चार्ज करें, बताओ मेटेरियल एक्स पे कितना होगा और मेटेरियल वाई पे कितना होगा, बताओ, अलग अलग करके बताएंगे। बताओ, अभी तो सीखा है किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट पे चार्ज होता है टैक्स। अरे कभी दुकान में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज वगैरह खरीदते हो तो क्या किस पे टैक्स लगाता है, जो नॉर्मल प्राइस होता है उस पे नहीं लगाता है टैक्स। हेलो 200 হবে দিদি। हाँ 200, हाँ बोलो 200 হবে। और ये वाला 450 450 बस। नेक्स्ट इंश्योरेंस, बताओ फटाफट बताओ। इंश्योरेंस हमेशा गुड्स के वैल्यू के ऊपर होता है, अभी मैंने बताया भी है, क्वेश्चन रीड करते करते ही हम बता देते हैं, तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे क्या करना है। इंश्योरेंस 40 और ये 90। इंश्योरेंस हमेशा गुड्स के वैल्यू के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हम लोग देखते हैं। ये 400, हम लोगों ने 400 किलो खरीदा है, ठीक है, ये केजी में है, ठीक है, ये केजी में है। और हम लोगों ने कितना पेमेंट किया इसके लिए, 4240। हम लोगों ने 600 किलो खरीदा और इसके लिए पे किया है 9000। ये कितना हो जाएगा, 9000 प्लस 450 प्लस 90, ये हो जाएगा 9540। हम लोगों ने इतना पेमेंट किया है, लेकिन कुछ लॉस हो गया है, नॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहे हैं हम लोग इसे। ये इसका नीचे हम लोग नोट दे देंगे, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस दैट इज कितना कितना किलो, नीचे चल जाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। 10 किलो एंड 20 किलो, ये देखो 10 किलो और ये रहा 20 किलो, ठीक है, 10 किलो और 20 किलो। और जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग जिन लोगों ने किया, अगर नहीं भी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में फर्क बता देते हैं, सिंपल सा। नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तुम्हारे दुकान से किसी ने चोरी कर लिया सामान, ठीक है, तुम्हारा गोडाउन भरा हुआ था सामान से, तुम्हारे दुकान में आके किसी ने चोरी कर लिया। सपोज तुम्हारी दुकान से आके किसी ने 10 रुपीज वाला बिस्किट का जो पेटी है वही लेके चला गया, ठीक है, बस 4-5 बिस्कुट फेंक के चला गया। और तुम क्या कर रहे हो, नेक्स्ट दिन बेचने जा रहे हो, तुम बोल रहे हो ये 10 रुपया वाला बिस्कुट हम 20 रुपए में बेचेंगे, मेरा तो पूरा लॉस हो गया है, तो कोई भी तुमसे नहीं खरीदेगा। ये है एबनॉर्मल लॉस, जो तुम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। अब कोई क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है वो बिस्कुट 10 रुपए में, बाकी सभी 10 ही रुपए में बेच रहे हैं, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें वो लॉस खुद ही अपने ऊपर वो लेना पड़ेगा, खुद को बियर करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस ये होता है कि जो मतलब हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जो मतलब गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। जैसे तुम्हारा फ्रूट का शॉप है, ठीक है, फ्रूट या फिर फ्लावर, ठीक है, तो या फिर फिश, ठीक है, तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, तुम मान लो एक अगर सपोज तुम लोग 1 डजन एप्पल ला रहे हो, ठीक है, 1 डजन एप्पल ला रहे हो, और उसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा एक एप्पल खराब हो जाता है, ठीक है, वो रखने के बाद एक एप्पल जो है वो पेरिस्ड हो जाता है, क्योंकि ये पेरिसेबल गुड्स है। तो ये मान लो लगभग हर फ्रूट शॉप में ही यही होता है कि 12 एप्पल में एक एप्पल तो सड़ ही जाता है, ठीक है, जो हम लोग बेच नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग 12 एप्पल 1 रुपए करके ला रहे हैं, 12 रुपए होता है, ठीक है, लेकिन 12 एप्पल का कितना एप्पल बन जाता है, 2 अगर नॉर्मल लॉस की वजह से बेकार हो जाता है तो 10 एप्पल बन गया, ठीक है। तो अब एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया, 1.20। जो एप्पल हम लोगों ने 1 रुपीज से खरीदा था, उस एप्पल का कॉस्ट 1 की जगह हो जाएगा 1.20। अब इस पे हम लोग प्रॉफिट लगा के बेचेंगे, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, हर फ्रूट शॉप वाले के लिए एप्लीकेबल है। और इस पे मान लो हम लोग 80 पैसा प्रॉफिट लगाते हैं और ये 2 रुपए में हो गया, एक एप्पल 2 रुपए में, ठीक है।
ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस का हम लोग वैल्यू नहीं करते, नॉर्मल लॉस का हम लोग वैल्यू नहीं करते। अब यही मान लो 12 एप्पल जो है, ये 2 जो है नॉर्मल लॉस नहीं है, सपोज एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस है। अब एप्पल का प्राइस कितना है, 2 रुपए करके है, लेकिन ये अब मान लो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मतलब सिर्फ तुम्हारा हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो बाकी लोग 1 रुपए में खरीद रहे हैं और उसमें 80 पैसा प्रॉफिट लगा के 1 रुपया 80 पैसा में बेच रहे हैं एक एप्पल। और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एप्पल का कॉस्टिंग हो चुका है 1 रुपया 20 पैसा, और तुम उस पे 80 पैसा प्रॉफिट लगा के 2 रुपए में बेच रहे हो। कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि मार्केट में 1 रुपया 80 पैसा में एक एप्पल मिल रहा है। तो जब एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो तुम्हें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू करना पड़ेगा। तो 2 एप्पल बर्बाद हो गया है 1 रुपए वाला, तो 2 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही 2 रुपए का लॉस हो गया, वैसे यहाँ पर तुम ये तुम्हारा माइनस होकर 10 हो जाएगा। तो 10/10 कितना हो गया, 1। तो देखो वही वाला कॉस्ट वापस आ गया जिसपे तुमने खरीदा था। तो बेसिक ये तो मतलब समझाने का तरीका था। अब यहाँ पर देखो बेसिक तुम लोग को अकाउंट्स में या फिर कॉस्टिंग में करना क्या है इस रिलेटेड चीज में, जब भी नॉर्मल लॉस होगा, जब भी नॉर्मल लॉस होगा, वैल्यूएशन नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं किया, कॉस्ट को बढ़ा दिया, ठीक है। यही वैल्यूएशन मैंने यहाँ किया, एबनॉर्मल लॉस मान के कॉस्ट उतना ही आ गया जितना था। और नॉर्मल लॉस होने से हम लोग कॉस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको क्वांटिटी कमाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, मैंने ये मान लिया कि 12 रुपए में 12 एप्पल मिलता है, और जैसे ही नॉर्मल लॉस हो गया मैंने ये मान लिया कि 12 रुपए में 10 एप्पल मिलता है। तो 12 रुपए में अगर 10 एप्पल मिलता है तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगा, लेकिन ये अलाउड है क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ये सबका है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस में हम लोग को यही मानना पड़ेगा कि अगर ये लॉस बाकी लोगों का नहीं हो रहा है, तो 12 एप्पल 1 रुपए में मिलता है, तो 10 एप्पल 1 रुपए में ही मिलेगा जब कोई लॉस नहीं है, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम लोग उसका वैल्यूएशन करेंगे, और जब नॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम लोग उसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यों नहीं करेंगे ये मैंने समझा दिया, क्योंकि वैल्यूएशन जब भी करते हैं तो कॉस्ट उतना ही वापस आ जाता है, वैल्यूएशन नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिट को घटाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। और कॉस्ट बढ़ाना एप्लीकेबल तभी होगा अगर मार्केट में सभी कॉस्ट को बढ़ा रहे फिर प्रॉफिट ऐड कर रहे, यानी जो कि नॉर्मल लॉस है, जो हमारे हाथ में नहीं है। ये मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बताया था। तो अब ये नॉर्मल लॉस है, तो इसमें क्या बोलो, वैल्यू करें या ना करें, मतलब ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस मान रहे हैं तो कस्टमर से रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बताओ। करेंगे। करेंगे। अगर कस्टमर से रिकवर हाँ करेंगे तो फिर वैल्यू नहीं करना है, तो फिर सिर्फ यूनिट को लेस करना है। तो कितना हो जाएगा, 390 kg, और ये हो गया 4240 4240। अच्छा फ्रेट मैंने नहीं लगाया, सॉरी फ्रेट नहीं लगाया, फ्रेट को एक बार ऐड करते हैं, फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस ये करना था। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, प्लस फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस। फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस कितना है, देखो 220। फ्रेट जो है 220 है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताता है कि फ्रेट किस तरह से लगना चाहिए, तो एक चीज समझो, जब कुछ कार्टून वगैरह में आ रहा है ना, तो फ्रेट क्या होगा ना, उसके स्पेस के हिसाब से फ्रेट लग जाता है। ट्रांसपोर्ट में अगर कभी भी कुछ भी सामान भेजते हो, कभी अगर भेजे हो या फिर फ्यूचर में भेजोगे, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है ना, वो तुम जितना ऑक्यूपाई होता है उनके जो व्हीकल होता है उसमें जो ऑक्यूपाई स्पेस होता है उसके हिसाब से वो तुम्हारा फ्रेट ले लेती है। तो यहाँ पर ऑक्यूपाई किस हिसाब से होगा, जितना किलो का सामान है उतना बड़ा कार्टून होगा, उतना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। तो 400 और 600 किलो के लिए 220 का फ्रेट लग रहा है। तो हमारा फ्रेट जो किस तरह से कैलकुलेट करना है, किलो जो है 400 600 उस रेशियो में, यानी 4:6 में। तो बताओ 4:6 में डिस्ट्रीब्यूट करके, और फ्रेट है 220 टोटल है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके क्वांटिटी के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। मेरा तो 88 आ रहा है। मेरा भी 88 और 132। तो अब इसमें 88 ऐड कर देंगे, 4240 इसमें 88 ऐड हो जाएगा, मैंने ऐड नहीं किया था। 4240 प्लस 88 4328। और ये देखो ये ऐड कर 9540
प्लस 132 9672 9672 9672 बस। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो ये जो है ये वैल्यू थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 4328 और ये हो गया 580 और 9672 ठीक है। तो नेट वेट एंड वैल्यू, तो एक्चुअली हमारे पास सामान बचा 390 किलो जिसका कॉस्टिंग इतना करके हो रहा है 4328 और 9674। अब इस हिसाब से हम लोग को इशू करना पड़ेगा, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू रेट हो जाएगा 4328 डिवाइडेड बाय 390 कितना होता है देखो, मतलब 390 किलो का कॉस्टिंग है 4328, तो पर किलो का कितना होगा, मतलब एक एक किलो का कितना होगा देखो 11.10 पर केजी, रुपीज 11.10 पर केजी, और इसका 9672 डिवाइडेड बाय 580 केजी, तो देखो कितना होता है 16.68 पर केजी, 16.68 पर केजी, रुपीज 16.68 पर केजी ठीक है। इशू रेट हो गया ये, हम लोग को पूछा था क्वेश्चन में कि ये बताओ कि अगर 10 किलो और 20 किलो बेकार हो गया है तो फिर किस रेट पे हमारा इशू जो होगा जॉब के लिए, जॉब मतलब जिस काम के लिए भेजा जा रहा है ठीक है, उस काम में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका कॉस्टिंग अब क्या आ जाएगा, उसका कॉस्टिंग 11.10 हो गया, जबकि पहले 11.10 नहीं था। देखो नॉर्मल लॉस के पहले कितना था 4328 डिविजिबल बाय 400 करके देखो 10.282 हो रहा था, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10.82 हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को नॉर्मल लॉस माना है, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो कॉस्टिंग जो है देखो बढ़ गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि रिवाइज रेट करना है आफ्टर ऑब्सोलेसेंस 10%, अगर हम लोग ऑब्सोलेसेंस के लिए क्रिएट करते हैं प्रोविजन, तो रिवाइज रेट क्या होगा x और y, तो क्वांटिटी अवेलेबल अभी कितने क्वांटिटी है हमारे पास 390 किलो नॉर्मल लॉस के बाद और 580 किलो, और भी 10% का हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोविजन कर रहे हैं 10% फॉर ऑब्सोलेसेंस, फॉर OBSOLESCENC ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है कि अगर टेक्नोलॉजी मतलब अगर ये आउट ऑफ डेट हो जाता है ना, मतलब जैसे अभी और कोई कीपैड फोन उतना यूज नहीं करता है ठीक है, तो आउटडेटेड जब हो जाता है तो उसे ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। सपोज ये मटेरियल आगे जाके यूज अगर ना हो तो फिर उसका हम लोग ऑब्सोलेसेंस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डेटर में हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि ये सोच के कि फ्यूचर में अगर हम लोगों को इतना पैसा कम मिला, अगर मान लो हमारा डेटर 5000 है, यानी हम लोगों को 5000 कस्टमर से रुपीज 5000 मिलेगा, वो एक कस्टमर से भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस फर्म का कितना कस्टमर है और किसने किसने क्रेडिट परचेस किया है। वैसे ही हम लोग जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं फॉर डेटर, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि 10% प्रोविजन अगर 5000 पे है तो कितना हो जाएगा 5000 पे 10% यानी 500, तो 4500 रिकवर होगा, बाकी नहीं होगा। उसी तरह से अगर ऑब्सोलेसेंस के लिए हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा क्वांटिटी कम हो जाएगा, यानी इतना क्वांटिटी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है ये काम पे नहीं आने वाला आगे, ऐसा सोच के। तो 351 किलो और ये 522 किलो हो जाएगा 10% करके प्रोविजन करने पे। और अगर बोल रहे 10% करके प्रोविजन कर रहे हैं तो रेट क्या होगा, तो पहले 10% प्रोविजन कर रहे तो क्वांटिटी कम हो गया, अब रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट हो जाएगा 4328 है 4328 और एक तो है 9672 और एक है 9672। देखो पैसा तो उतना ही है 4328 9672, इतना
अमाउंट है टोटल, लेकिन हमारा क्वांटिटी और भी कम हो जाएगा। तो क्वांटिटी हो गया आफ्टर ऑब्सोलेसेंस का प्रोविजन के पास 351 किलो और 522 किलो। तो फिर रिवाइज रेट जो है वो हो जाएगा 12.33 अप्रॉक्स हो रहा है, अप्रॉक्स, और ₹18.53 पर केजी अप्रॉक्स। तो ये देखो 12.33 और 18.53, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ही था कि अगर हम लोग ऑब्सोलेसेंस के लिए 10% प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो हमारा जो रिवाइज रेट है वो क्या हो जाएगा। तो फिर ऑब्सोलेसेंस मतलब इतना मटेरियल कितना किलो हम लोग यूज नहीं कर सकते, उतना माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो हमारा रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूजेबल उतना नहीं रहेगा तो हम लोग कितना यूज कर सकते, 351 किलो 522, जस्ट लाइक ये वाला नॉर्मल लॉस की वजह से अगर 10 किलो लॉस हो गया तो 390 किलो ही यूज कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, या 580 किलो, उससे ज्यादा नहीं। सेम उसी तरह से ऑब्सोलेसेंस के लिए हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा, लेकिन पॉकेट से पैसा तो उतना ही गया है, पैसे का तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, पैसा तो पेमेंट करके ही लिया हम लोगों ने 4328, 9672, इसमें तो हम लोग कुछ कम बेसी कर ही नहीं सकते, बिल इतने का है तो पेमेंट भी उतना ही करना पड़ेगा। अब हमारे फैक्ट्री में वो नॉर्मल लॉस की वजह से खराब हुआ या फिर एबनॉर्मल लॉस की वजह से, वो हमारा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर तुम लोग को एक नोट बनाना पड़ेगा कि इट इज एज्यूम्ड दैट loss of 10 kg of material X and 20 kg of material Y is normal loss। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन पढ़ के समझ में आ रहा है कि नॉर्मल लॉस। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है मटेरियल का, इसी तरह का ही है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो इसमें क्या बोला है, देखो, द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द इंपोर्ट ऑफ सीलिंग रिंग इनवॉइस्ड बाय AB एंड कंपनी ड्यूरिंग दिसंबर 1997 आर गिवन बिलो। तो जिससे हम लोगों ने खरीदा है AB एंड कंपनी से, उसने ये बिल बनाया है, सीलिंग रिंग का 1000 पीसेस लिया है हम लोगों ने, और ये कौन सा साइन होता है, भूल गए, ये पता है कौन सा साइन होता है, पाउंड। अच्छा, तो 2 CIF बॉम्बे पोर्ट, ठीक है। उसके बाद बोला है कस्टम ड्यूटी वाज पेड एट द रेट ऑफ 100% ऑन इनवॉइस वैल्यू, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा 100% ऑन इनवॉइस वैल्यू पे, which was converted to इंडियन करेंसी। ये इंडियन करेंसी नहीं है, ठीक है, ये करेंसी है, इंडियन करेंसी नहीं है। इंडियन करेंसी में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे पे करेंगे कस्टम ड्यूटी, और एक्सचेंज रेट जो चल रहा है, ये जो दिया हुआ है इस साइन के हिसाब से 45 पर साइन, तो फिर ये इंटू 2 कर देंगे। क्लियरिंग चार्जेस 1800 फॉर द एंटायर कंसाइनमेंट, ये दे दिया है, रुपीज दे दिया है, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। फ्रेट चार्जेस दे दिया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंसाइनमेंट फ्रॉम बॉम्बे पोर्ट टू फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो बॉम्बे में ये सामान आ रहा है, वहां से फैक्ट्री तक लेके जाना है। इट वॉज फाउंड ऑन इंस्पेक्शन दैट 100 पीसेस ऑफ द अबव मटेरियल वॉज ब्रोकन। जब 1000 पीसेस लाने गए उसके बाद देखा गया कि 100 पीसेस जो है वो टूट चुका है, और therefore rejected, अब वो किसी काम में नहीं आने वाला। there is no scrap value for the rejected part, scrap value का मतलब वो टूटा फूटा चीज कुछ भी कम पैसे में भी कहीं पर नहीं सेलेबल है, अगर कम पैसे में भी कहीं पर नहीं सेलेबल है तो उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मतलब उससे कुछ भी रिकवरी हमें नहीं होगा। नो रिफंड फॉर द ब्रोकन मटेरियल वुड बी एडमिसिबल एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें पहले ही लिख दिया था कुछ अगर टूट जाता है तो वी आर नॉट लायबल, यानी ये लोग रिफंड नहीं लेगा, चीज भी वापस नहीं लेगा, मतलब जो लॉस है तुम्हें ही उसे बियर करना है। द मैनेजमेंट डिसाइड टू ट्रीट 60 पीसेस एज नॉर्मल लॉस, अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 100 पीसेस में से 60 पीसेस को नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है और 40 पीसेस को एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें बता दिया है कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है।
द एंटायर क्वांटिटी ऑफ 900 ही बचेगा ना 1000 में से। अगर 60 नॉर्मल और 40 एबनॉर्मल, तो क्वांटिटी लेस होने के बाद 900 पीसेस बचेगा। ये प्रोडक्शन में इशू किया गया है। तो हम लोग को ये पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब मटेरियल खरीदने में हमारे पॉकेट से कितना पैसा गया है। ठीक है, अब 1000 पीसेस में कितना भी टूटे, पॉकेट से तो पैसा पूरा ही चला गया, अब हम लोग कितना यूज कर पा रहे वो देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस हुआ है, कुछ नॉर्मल कुछ एबनॉर्मल। हमें पहले पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितना है, उसके बाद यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जब हम लोग इशू कर रहे हैं तो एक एक मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है। ऑल्सो स्टेट ब्रीफली हाउ द वैल्यू ऑफ 100 पीसेस रिजेक्टेड इन इंस्पेक्शन विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट। और ये बताना है कि 100 पीसेस जो लॉस हुआ है जिसमें से 60 नॉर्मल और 40 एबनॉर्मल, उसका कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी पीसेस में है, अमाउंट रुपीस में। तो बताओ कितना परचेस कर रहे हैं हम लोग। थाउजेंड, या सिर्फ परचेस ही लिख देते, प्राइस क्वांटिटी दोनों ही लिखेंगे। 1000 पीसेस, देखो लिखा हुआ है 1000 पीसेस, और ये बोला है 2 करके है, लेकिन ये इंडियन करेंसी में नहीं, हम लोग इंडियन करेंसी में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 45 पर साइज दिया हुआ है, तो 2 करके है, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा रुपीस, कितना हो जाएगा 90। हम लोग इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट कर लिए, रुपीस 90 करके हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 90,000। ये परचेस किया। कस्टम ड्यूटी देना है तो ऐड करेंगे ड्यूटी यानी टैक्स, कस्टम ड्यूटी बताओ कितना देना है 100% ऑफ इनवॉइस प्राइस एट द रेट ऑफ 100% ऑफ इनवॉइस प्राइस जो बिल में लिखा हुआ है। तो बिल में तो लिखा हुआ है कि 1000 पीसेस का कॉस्ट 90,000 है, 100% यानी 90,000। देखो बाहर से मंगवा रहे हो ना तो ड्यूटी ज्यादा लगता है, तो 90,000 ही पूरा इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस। और ये सब ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब हमारे गुड्स का वैल्यू को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ये गुड्स के वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो क्लियरिंग चार्जेस है 1800, तो 1800 लिखेंगे। और एक चार्जेस है फ्रेट, फ्रेट चार्जेस 1400। तो टोटल 1000 पीसेस हम लोगों ने खरीदा और उसका कॉस्ट कितना हो गया, टोटल करो। 90,000, 90,000, 1800, 1400, तो कितना हो रहा है 1,83,200। ठीक है, तो हम लोगों ने 1000 पीसेस खरीदा और हमारे पास से पैसा कितना आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हो रहा है 1,83,200। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पूछा है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। लेकिन जब प्रोडक्शन में इशू करने गए तो हम लोगों ने देखा कि कुछ नॉर्मल लॉस है, कुछ एबनॉर्मल लॉस है, तो क्वांटिटी तो कम हो जाएगा, तो इशू प्राइस कम हो जाएगा। ये परचेज प्राइस है, 1000 पीसेस खरीदने का कॉस्ट आ गया 1,83,200। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, इंस्पेक्शन किया गया कि कुछ लॉस है, तो हम लोग इसके बाद लेस करेंगे नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये क्वांटिटी का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम। तो पहले नॉर्मल लॉस ले लेते हैं जो कि है हम लोगों का 60। तो नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता है, तो 60 पीसेस अगर नॉर्मल लॉस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 60, 1000 माइनस 60 कितना हो जाएगा 940। और कॉस्ट में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा 1,83,200, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, फिर हो रहा है एबनॉर्मल लॉस, कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है 40 पीसेस, एबनॉर्मल लॉस है 40 पीसेस जिसका हमें वैल्यू करना है। तो बताओ कितना हो रहा है वैल्यू, अगर 940 पीसेस का वैल्यू है 1,83,200, तो फिर 40 पीसेस का वैल्यू कितना होगा, यूनिटरी मेथड करो।
अगर 1,83,200 वैल्यू है 940 पीसेस का, तो एक एक पीस का वैल्यू कितना हो रहा है? 1,83,200 डिवाइडेड बाई 940। 195। हाँ, इंटू 40। 40 का कैलकुलेशन करो। वन लैख 83,200 डिवाइडेड बाई 940 इंटू 40, 194 पर। हाँ, 7795, ये मैंने अप्रोक्स ले लिया, ठीक है, अप्रोक्स आ रहा है। -183,200, तो ये आ जा रहा है, देखो 175,404। तो यूनिट कॉस्ट अब कितना आ रहा है? यूनिट मतलब एक एक पीसेस का यूनिट कॉस्ट जो है पीस के हिसाब से। तो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, अभी कॉस्टिंग हमारा हो गया 1,75,404 डिवाइडेड बाय 900। तो बताओ, $194.89 पर पीसेस। तो एक चीज देखो, ये भी डिवाइड करोगे तो वही आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी के साथ साथ जब वैल्यू भी डिडक्ट होता है तो वही वाला बेस बचा हुआ रहता है, जो भी हो। तो मैंने जिस तरह से समझा है उसी तरह से करके दिखा दिया तुम लोगों की। 900 पीसेस हमारे पास अभी बच रहा है जो कि यूजेबल है, तो इशू उतना ही कर सकेंगे। तो इशू प्राइस हो जाएगा 1,75,404 डिवाइडेड बाई 900 पीसेस, दैट इज 194.89 पर पीस। अच्छा, और हम लोग को लास्ट में बोला है ऑल्सो स्टेट ब्रीफली हाउ द वैल्यू ऑफ 100 पीसेस। अच्छा, बताना है कि कॉस्टिंग में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आउट ऑफ 100 पीसेस रिजेक्टेड 60 pieces have been treated as normal loss by the management. Issue price has been inflated, बढ़ जा रहा है, ठीक है, inflated to recover the cost of normal loss from production as shown above. देखो, जो मैंने बताया, नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर होता है। कस्टमर से रिकवर करना ही मतलब प्रोडक्ट में चार्ज करना, प्रोडक्ट तो कस्टमर को ही बेचना है। तो वही मैंने लिखा है कि आउट ऑफ 100 पीस रिजेक्टेड, जो कि 100 पीस रिजेक्टेड हुआ है, उसमें 60 पीसेस जो है वो मैनेजमेंट ने नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है। और नॉर्मल लॉस जब होता है तो हम लोग इशू प्राइस को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेटेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो गया, 1,83,200, ये देखो 1,83,200 डिवाइडेड बाई 940 करो तो इशू प्राइस आ रहा है 194। ये देखो यही वाला आएगा, 194.89 आएगा। इसके साथ इसको डिवाइड करो। लेकिन पहले इतना नहीं था, पहले कितना हो रहा था? देखो 1,83,200 डिवाइडेड बाई 1000, एक्चुअली हमारा इशू प्राइस कितना होना चाहिए था? एट द रेट ऑफ 183.2 ये हो रहा था सारे पेमेंट करने के बाद, लेकिन लॉस हो गया और नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर है, तो इसीलिए हम लोगों ने अपना इशू प्राइस बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पर अगर करके देखोगे तो ये आ रहा है 194.89, ठीक है, जो कि 183.2 होना चाहिए था, इशू प्राइस बढ़ गया। वही हम लोगों ने अपना इशू प्राइस को इन्फ्लेटेड कर दिया टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, जो कि मेटेरियल कॉस्ट आने वाला था 183.2, वो आ गया 194.89। हम लोगों ने उसे इन्फ्लेटेड कर दिया क्योंकि हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन में इसे चार्ज कर देंगे। और रिमेनिंग 40 पीसेस एट द रेट ऑफ 194.89 has been treated as abnormal loss and debited to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो एबनॉर्मल लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, तो पीएल डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस बोल के क्लोज हो जाएगा। पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल होगा, फिर उसके बाद वो चार्ज हो जाएगा, जस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में जिस तरह से हम लोग करते थे। तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ पर चार्ज होगा, देखो एबनॉर्मल लॉस हमारा चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हम लोग लॉस नहीं दिखा रहे, ये हम लोग रिकवर कर रहे हैं कस्टमर से, हमारा इशू प्राइस को इन्फ्लेटेड कर। तो बस उतना ही हम लोग को यहाँ पर लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 था, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 हुआ होगा तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो आरओएल कैलकुलेट करते हैं। आरओएल मतलब क्या होता है, मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्स यूटी। तो मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है, मैक्सिमम यूसेज है 20 यूनिट्स पर डे, और मैक्सिमम टाइम कितना है 15, तो 20 इंटू 15 300। मैक्स यूटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये देखो सप्लाई पीरियड लीड टाइम पीरियड एक ही बात है, 5 और 15, तो 15 मैक्सिमम है, 5 मिनिमम है, और यहाँ पर कंजम्पशन ये देखो मैक्सिमम दे दिया 20 यूनिट्स पर डे। आरओएल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है RON प्लस ROQ या फिर EOQ माइनस मीन यूटी, मीन यूटी। तो ROL अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 300, और ROQ हम लोग को कैलकुलेट দেখতে পাচ্ছি না। দেখা যাচ্ছে না। अच्छा, बाकी लोगों को दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, रोशनी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तो ROQ देखो, ROQ या फिर EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करके बताओ। एक मिनट, तुम लोग EOQ कैलकुलेट करो, EOQ कैलकुलेट करो। तुम लोग EOQ कैलकुलेट करके मुझे बताओ, तुम लोग EOQ कैलकुलेट करके मुझे बताओ। रोशनी এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, ওটা নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল তোমার কথায়। अच्छा, EOQ कैलकुलेट करके बताओ। मैम 316 316, अच्छा नहीं 200 हो रहा है। EOQ क्या होगा, EOQ यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो EOQ क्या होगा। EOQ मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 2AC OC इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 2 जैसे है वैसे ही रहेगा। एनुअल कंजम्पशन मुझे बताओ कितना है, क्वेश्चन में पढ़ के मुझे बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है। एनुअल कैलकुलेट करो। ये देखो ईयर, हाँ ईयरली दिया हुआ है ना 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बताना चाहिए 20 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस, नहीं भी बताता है तो ऑलवेज ऑन परचेज प्राइस। अभी टैब्यूलर मेथड में देखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है, ये वर्किंग नोट में चला जाएगा। तो हाँ ROQ आ जाएगा, हाँ बताओ बताओ कितना है। 425 यूनिट्स 450 यूनिट्स हो रहा है, 450।
यहाँ पर मीन लगाओ, मीन यूटी, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम तो 5 है और मिनिमम यूसेज कितना होगा, मिनिमम टाइम तो 5 है, मिनिमम यूसेज तो नहीं दिया हुआ, मिनिमम यूसेज कितना होगा बताओ। मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिनिमम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मीन प्लस, हाँ 10 हो जाएगा, मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होता है एवरेज। ऐसा हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 3 मुझे याद नहीं आ रहा, तो 10 होगा। ये देखो मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम, एवरेज हो रहा है 15, देखो एवरेज दिया हुआ है 15, मैक्सिमम 20, तो मैक्सिमम मीन लिख देते हैं, मैक्सिमम है 20 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेट करो, मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन प्लस 20 इक्वल टू 30, तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो ये 10 हो गया, तो यहाँ 10 देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, जो भी वर्किंग नोट यूज करो, यहाँ पर देना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, तो 450 यूनिट्स आ जाएगा, 450 यूनिट्स आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। अब हम लोग को मैक्सिमम कैलकुलेट, सॉरी मिनिमम करना है। तो मिनिमम मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब ROL माइनस एवरेज यूटी। तो ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल है 300, एवरेज हम लोग का दिया हुआ है, अभी तो लिखा था हम लोगों ने 15, और एवरेज टाइम क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 300 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स हो जाएगा। देखो ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम लेवल का, और इसी तरह का आएगा। अगर टफ होगा तो इस तरह से कुछ एक मिसिंग रहेगा, एवरेज नहीं किया हुआ होगा तो तुम लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसका तुम लोग ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मैंने तो बहुत सारा समझ किया, तुम लोग मुझे बताओ 15 का ईओक्यू और ROL कैलकुलेट करके बताओ, हम भी कर रहे हैं, तुम लोग भी कोशिश करो जिन लोगों से नहीं हुआ। बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना होगा। 50 items are required every day for a machine. A fixed cost 50 per order is incurred for placing an order. तो ordering cost तो मिल गया 50. The inventory carrying cost per item amounts to 0.02 per day. तो 0.02 per day बोला है, ठीक है। और हम लोग को ये जो दिया है पर डे बेसिस पे ही दिया है, जो डिमांड है 50 items required per day, तो 50 आइटम्स रिक्वायर्ड पर डे। हम लोग को इसको अगर एनुअल में करना है तो इनटू कितना डेज करना पड़ेगा 365, अगर एनुअल ट्रांसफर करना है ना एनुअल कंजम्पशन, तो 365 करेंगे। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 0.02 पर डे है, तो 0.02 डे पे तो नहीं चलेगा ना, पर यूनिट पर एनम, तो 0.02 पर डे है इनटू 365, तो देखो कितना होगा, 2 into 18,250 into 50 divided by 7.30, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। यो क्यों आ रहा है हमारा 500 यूनिट्स। ROL पूछा है, तो अभी तो हम लोगों ने ROL का फॉर्मूला करा था। ROL मतलब क्या हो जाएगा, मैक्स यूटी, मैक्स यूटी मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बताया है, लीड पीरियड बता दिया है 32 डेज, तो लीड पीरियड है 32 डेज, और मैक्सिमम यूसेज है 50 आइटम्स रिक्वायर्ड एवरी डे, तो कुछ नहीं बताया तो यही मैक्सिमम मान लेते, जो रेगुलर है वही मैक्सिमम मान लेंगे, क्योंकि और तो कुछ नहीं बताया। तो 50 इंटू 32, तो 1600 आइटम्स, ये यूनिट जो है ये आइटम में होगा, ठीक है, आइटम्स। तो ये हो गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था।
हम लोग को ईओक्यू और इसमें आरओएल, बस ये सब पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है। ऐसा हो सकता है कि एक टफ ईओक्यू दे दिया और उसमें ये सारा पॉइंट इंक्लूडेड कर दिया, इस तरह का कुछ अलग अलग पॉइंट, इसीलिए इस तरह का सम्स जो है इसमें ध्यान रखना है तुम लोगों को। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम कुछ नहीं बताया था तो किसे मानेंगे, जो दिया हुआ है उसे, और तो कुछ नहीं है, तो जो डे टू डे का है वही मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, a large consignment of material of various types of makes was purchased for 40,000. Later on these were sorted out into the following categories. तो कैटेगरी ए बी सी 3 कैटेगरी में ये परचेज जो है ये डिवाइड किया गया है। 6,000, 4,000, 7,000 यूनिट मार्केट प्राइस बता दिया। You are required to calculate the purchase price for each of the material, presuming that percentage of profit in each case is in the same. प्रॉफिट इन ईच केस इज द सेम होगा, इज होगा ये, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है परचेस प्राइस फॉर ईच ऑफ द मटेरियल, ठीक है। परचेस प्राइस कैलकुलेट करना है ईच ऑफ द मटेरियल, और हमारा परचेस कॉस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो परचेस प्राइस नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर टोटल बता दिया है, टोटल 40,000 का परचेस हुआ है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल देख लेते हैं जो हम लोग को बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, मटेरियल ए बी सी। अब ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। ये देखो, लेटर ऑन दिस वेर सॉर्टेड आउट इनटू द फॉलोइंग केसेस, ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेक was purchased for 40,000. 40,000 में परचेज हुआ है। मार्केट प्राइस पर यूनिट का मतलब होता है ये सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस पर यूनिट। तो सेल हो रहा है 4, 3 एंड 2 में, सेल हो रहा है 4, 3 एंड 2 में। यूनिट्स लगा देते हैं यहाँ, यूनिट्स कितना कितना है, 6,000, 4,000, 7,000, 6,000, 4,000, 7,000। तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24,000, 12,000, 14,000। तो टोटल 50,000। टोटल सेल्स 50,000 का है। ये जो सेल हुआ है इसी को 40,000 में परचेज किया गया था, इसी मटेरियल को परचेज किया गया था 40,000 में। तो लेस करेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परचेज यानी हमारा कॉस्ट जो कि है 40,000। तो फिर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो गया 10,000, प्रॉफिट हो गया 10,000। अब हम लोग को क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सारे मटेरियल में सेम है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 10,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 50,000 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 20%। अब हम लोग को बोला है ये तो मार्केट प्राइस है यानी सेल प्राइस है, हमें ये एक एक मटेरियल का कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे। तो फिर से कॉलम बना लेते हैं, मटेरियल ए बी सी, ठीक है। सेल प्राइस है 432, प्रॉफिट है 20%, सब में इक्वल है, क्वेश्चन में बताया है 20%, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, ये कॉस्ट अकाउंट्स किसी का सवाल नहीं, एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। तो कॉस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट निकल जाएगा, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस पे डायरेक्ट 20% लगाओ, 4 इंटू 20% 0.8 होता है। कैलकुलेटर है तो माइनस इक्वल टू कर लो, 3.2 कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करके देख लो 3.2। और यहाँ पर यूनिट भी लिख लेते हैं तो एक ही बार में टोटल कर देंगे। तो यूनिट है 6,000, 4,000, 7,000, 6,000, 4,000, 7,000। 3 रुपीज पे 20% का प्रॉफिट लगाया गया है तो 2.4, और ये हो जाएगा 2 रुपीज पे 20%, 1.6000 कर देते हैं और सब में इंटू कर दो। तो ये 6,000 यूनिट हो जाएगा 19,200, और ये हो जाएगा 7,000, दैट इज 11,200, और ये हो रहा है 9,600। अब टोटल कर लो 40,000 ही तो आना चाहिए, उतने में ही तो हम लोगों ने परचेस किया है।
तो देखो क्वेश्चन में क्या बताया था हम लोग को, क्वेश्चन में बताया था परचेज प्राइस एक एक मटेरियल का हम लोग को कैलकुलेट करना है, जो मटेरियल हम लोगों ने 40,000 में खरीदा था जो कि टोटल बताया है, लेकिन एक एक मटेरियल का कॉस्टिंग क्या है वो नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि एक एक मटेरियल का परचेज सेलिंग प्राइस कितना है। तो हम लोग को तो पता है ना कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो हम लोगों ने वही किया, पहले सेल कर दिया, उससे कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट पता चल गया, जो कि टोटल प्रॉफिट बता रहा है, पर प्रोडक्ट पे नहीं बता रहा है। लेकिन ये है कि हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है, तो 20% करके सब पे अगर प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने, तो सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो हम लोग को मिल गया कॉस्ट प्राइस। अब उसका अगर टोटल करके देखोगे तो 40,000 ही आएगा ना, क्योंकि 40,000 से ही तो हम लोगों ने खरीदा था। तो ये एकदम बेसिक सवाल था, ठीक है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है या फिर अकाउंट्स का ही है, ये एकदम बेसिक सा सवाल है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे दिया है 25, 75 मिनिमम एंड मैक्सिमम। द रीऑर्डर क्वांटिटी इज फिक्स्ड बाय द कंपनी 300, मतलब ईओक्यू। द मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक, मतलब मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम। कैलकुलेट मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल है, तो ये तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज या फिर नॉर्मल यूटी। तो ROL, तो पहले ROL कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो ROL कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्स यूटी, मैक्स यूटी ये वर्किंग नोट हो जाएगा। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है, मिनिमम मैक्सिमम है 75। क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैक्सिमम यूसेज है 75 और मैक्सिमम 6 वीक, तो ये हो जाएगा 450। तो यहाँ पर 450 माइनस एवरेज यूटी, तो एवरेज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 करो, और इसमें भी 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो बताओ कितना हो रहा है मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम टाइम, बताओ तुम लोग, हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ईओक्यू बता दिया है 300 और मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम यूसेज है 25 और 4। बताओ, अभी तक नहीं बता पाए क्या होगा, ये वर्किंग नोट है। ये वाला क्या होगा, एवरेज करो, यहाँ पर क्या होगा मैम आंसर 200। हाँ आंसर 200, एवरेज 50 हो जाएगा ना। ये देखो एवरेज 25 + 75 मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, 50, ठीक है। अब तो हम ये एज्यूम करेंगे ना कि तुम लोग को ये आ गया है, क्योंकि इसी के वजह से तो मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि फॉर्मूला याद हो जाए। और ये एवरेज 5, तो अब कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 यूनिट। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया है, फॉर्मूला याद तभी होगा अगर तुम लोग इसे इस तरह का क्वेश्चन लिख लिख के जितना करोगे तब फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो ये एवरेज क्या है, और एवरेज देखो तुम लोग को वर्किंग नोट में बनाना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम यहीं पर दिखा रहे हैं तुम लोग को 25 एंड 75 डिवाइडेड बाय 2 और 4 + 6 डिवाइडेड बाय। अच्छा ये फिर से सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक अभी मैंने नहीं बताया तो जस्ट छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो का था, क्या ये मैंने करवाया था, नहीं करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ सुनील ब्रदर्स दिल्ली फॉर द ईयर 1998 सो द फॉलोइंग फिगर्स। मटेरियल एबीसी का ओपनिंग परचेज क्लोजिंग दे दिया, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ ₹1, ये मैंने करवाया था, ये मैंने करवाया था ना, हो गया ये। हाँ ये हो गया। Yes, ma'am.
हाँ 20 क्वेश्चन भी हो नंबर गया। 20 भी हो गया, 21 नहीं हुआ, 21 में बोला है इन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट ए प्रोड्यूसर यूजेस 3 रॉ मटेरियल XYZ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 3 मटेरियल। अच्छा देखो 3 प्रोडक्ट है XYZ और इसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सबका यूसेज दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू, प्राइस पर किलो, डिलीवरी पीरियड 1 to 5 मतलब मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, इन दोनों का दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, मिनिमम लेवल कुछ मिसिंग है, कुछ दिया हुआ है। वीकली प्रोडक्शन वेरी करता है 200 से 250 के अंदर, डिटरमाइन करना है ये सब, मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ वाई, रीऑर्डर लेवल ऑफ जेड, एवरेज स्टॉक ऑफ एक्स, तो ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स, तो मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ROL माइनस नॉर्मल यूटी या फिर एवरेज यूटी लिख दो, एवरेज यूटी। तो देखो क्या x का ROL है हम लोगों के पास, x का ROL है 7000, तो लिख देते हैं 7000, और एवरेज मतलब मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, x का एवरेज देख लो, x का एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज ये वीकली प्रोडक्शन वैरी करता है 200 से 250 के अंदर, तो फिर इसका क्या करोगे, 200 और 250 का एवरेज कर लो, ये तो मिनिमम मैक्सिमम हो गया ना, 200 और 250 का एवरेज कर लो कितना होता है, 675 225, 2 to 5. हाँ एवरेज नहीं, तो आंसर वो टोटल में एवरेज यूटी। एवरेज यूटी, अच्छा वो देखना पड़ेगा, अच्छा देखते हैं ये कितना हो रहा है, 5+1 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये देखो ना x के कॉलम पे है मिनिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तभी तो एवरेज आएगा 3 into 3, तो ये 675, हाँ सही है 670, मैम हाँ ROL 7000 है ना, हाँ सॉरी 7000 है, 7000 माइनस 675 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, अच्छा ये यूनिट्स है लेकिन, हाँ और यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 8 किलो करके है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटू और एक बार होगा, समझा देते क्या हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर देखो ये तुम लोगों ने सही किया है कि हमारा डिलीवरी पीरियड अगर 1 to 5 है, एवरेज चाहिए तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 वीक हो जाएगा, ठीक है, और एवरेज जो हमारा यूसेज है वो 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 यानी 225 यूनिट्स, जबकि यूसेज कितना है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 8 किलो, तो हम लोग को इसे किलो में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज किलो दिया हुआ है, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है, ठीक है, तो 8 किलो इंटू करना पड़ेगा, 225 ये यूनिट है, अब इसमें 8 किलो इंटू करना पड़ेगा, 8 किलो तब होगा, और इंटू 3 8 किलो, ठीक है, मतलब एक्चुअली 225 जो है वो यूनिट्स है, और एक यूनिट बनाने में 8 किलो मटेरियल चाहिए, तो फिर 225 यूनिट के लिए कितना होगा, तो क्योंकि इसमें किलो का कंसेप्ट है तो इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 7000 माइनस 5400, तो 1600 kg, तभी केजी में आंसर आएगा, नहीं तो गलत क्या हो जा रहा है, 7000 केजी में है, ये 7000 जो है ये केजी में, इसीलिए यूनिट लिखना जरूरी होता है, 225 यूनिट है, 3 वीक है, तो फिर किलो और माइनस कुछ और करेंगे थोड़ी होगा, किलो से किलो ही माइनस करना पड़ेगा ना, तुम ₹5 से 9 से 5 किलो तो माइनस नहीं कर सकते ना, तुम्हें सारा चीज किस में करना है, एक ही तरह ट्रांसफर करना है ना, तो फिर अगर 7000 किलो है तो हम लोगों को भी तो बाकी डेटा को किलो में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम लोग उसे किलो में ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो किलो में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ वाई, वाई का मैक्सिमम स्टॉक ROL प्लस
ROQ या फिर EOQ माइनस मीन यूटी, बताओ क्या होगा। Y का ROL क्या है, Y का ROL है 5000 किलो, हम यहाँ पर पूरा डेटा लिखते हैं 5000 किलो। Y का ROQ क्या है, Y का ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी 6000 किलो, ये देखो 6000 किलो। मीन यूटी करना है यानी मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम टाइम। तो Y का मिनिमम यूसेज क्या हो जाएगा, Y का मिनिमम यूसेज हो जाएगा 200 यूनिट, और एक यूनिट के लिए हम लोग को किलो में चाहिए, कितना किलो Y चाहिए 5 इंटू 5 kg, ये हो गया मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम। तो Y का मिनिमम टाइम है 3 वीक, तो इंटू 3 वीक। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 11,000 माइनस 200 इंटू 5 इंटू 3, तो 3000, तो ये हो जाएगा 8000। ये पूरा किलो में हो गया आंसर, तो केजी, इसीलिए यूनिट लिखना जरूरी होता है। और रीऑर्डर लेवल ऑफ Z, ROL ऑफ Z, ROL मतलब मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। तो Z का देखो मैक्सिमम यूसेज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम यूसेज हो जाएगा 250 करके है, और कितना किलो चाहिए 250 यूनिट्स इनटू Z का कितना किलो करके चाहिए 10 किलो, तो ये केजी में आ गया, इनटू मैक्सिमम टाइम Z का क्या है, Z के कॉलम में देखते हैं 4 वीक, तो 250 इंटू 10 इंटू 4, तो 10,000 kg। ROL ऑफ Z आ गया 10,000 kg। और लास्ट जो है एवरेज स्टॉक ऑफ X, एवरेज स्टॉक ऑफ X, तो एवरेज मतलब हाफ ऑफ मीन प्लस मैक्स। तो X का मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो X का हम लोगों ने मिनिमम स्टॉक लेवल तो पहले कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 1600 है। ये देखो ये हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, ये हो गया 1600। मिनिमम जो है वो है 1600 किलो, और मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिर इसमें मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। X का मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि वर्किंग नोट में चला जाएगा। मैक्सिमम लेवल मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेवल मतलब होता है ROL प्लस क्या होता है बताओ, ROQ माइनस मीन यूटी। तो X का ROL कितना है, रीऑर्डर लेवल X का है 7000, X का ROQ कितना है, X का ROQ है 10,000, और मीन यूटी मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम, तो मिनिमम यूसेज कितना हो जाएगा 200 इंटू 8, 200 इंटू 8, ये किलो में ट्रांसफर हो जाएगा, इंटू मिनिमम टाइम जो है X का है वो 1 वीक है। तो ये हो गया 17,000 माइनस 1600, तो 17,000 माइनस 1600, तो 15,400। अब ये पुट कर देंगे यहाँ पर 15,400 और डिवाइडेड बाई प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 2, तो 8,500 किलो, 8,500 किलो, ये देखो 8,500 किलो। तो ये सब सम्स ना तुम लोग खुद से करो, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि हम रिपीटेड करवा रहे हैं सम्स, ऐसे तुम लोग को लगेगा ये सब तो पता ही है। ये सब हम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि तुम लोग का जो है वो ग्रिप आ जाए चैप्टर पे। तो तुम लोग अगर कोशिश करते तो जरूर होता, थोड़ा कोशिश करके देखो। आज फिर से मैंने वही सारा चीज बताया, जहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम था तो आई होप कि फिर से रिकवर हो गया। और उसके साथ मैंने 2 नया पॉइंट बताया आज, दैट इज परचेज प्राइस कैसे ढूंढना है मटेरियल का, और टैबुलर मेथड बताया। तो तुम लोग का जो होमवर्क रहेगा वो क्या क्या रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, 23 ये तो रहेगा ही, अप टू 27 तक तो रहेगा ही।
जैसे दिया हुआ था, जिसमें 26 टैब्यूलर मेथड से है, तो तुम लोग को ये कर लेना है। तो 27 तक तो होमवर्क रहेगा। अच्छा, अब होमवर्क थोड़ा बढ़ाते हैं, अप टू 30 तक तुम लोग का होमवर्क रहेगा, अप टू 30 तक तुम लोग का होमवर्क रहेगा। इसके बाद भी बहुत सारा ईओक्यू का क्वेश्चन है, वो बाद में ही देंगे, तो तुम लोग अप टू 30 तक करो। मैक्सिमम तो मैंने करवा ही दिया, अप टू 30 तक तुम लोग फिर से करो, यही होमवर्क रहेगा तुम लोगों का।